ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पे हम चालू करेंगे एरर चेकिंग के बारे में, एरर डिटेक्शन से हम चालू करेंगे। टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, वी स्टडीड कि कैसे वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर एंड वायर्ड नेटवर्क के अंदर कोलिजन्स कैसे होते हैं। देन कोलिजन डिटेक्शन मेथड्स हमने देखे थे। देन हमने CSMA-CA एंड CSMA-CDs के बारे में देखा। CSMA-CA हमारा वायरलेस नेटवर्क के अंदर होता है। क्यों गाइस? क्योंकि वहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट नहीं हो सकता है। सो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोलिजन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नाउ CSMA-CA के अंदर हमने देखा देयर आर टू वेज कि हम किस तरीके से मतलब कोलिजन अवॉइड कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट मेथड एंड अदर वन इज RST-CTS वाला, RTS-CTS वाला मेथड, रेडी टू सेंड क्लियर टू सेंड वाला मेथड हमने देखा था। आफ्टर दैट लेट्स सी, यहाँ पे तो गाइज हमारा ट्रांसमिशन के बारे में बात हुई कि भाई कोलिजन कैसे डिटेक्ट हो सकता है। राइट नाउ गाइज हमने क्या देखा है, यहाँ तक हमने देखा कि भाई ट्रांसमिशन पूरा हो जाए, वहां तक ट्रांसमिशन पूरा हो जाए। नाउ अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो एग्जैक्टली जैसा मैंने सेंड किया था वैसा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ऑलराइट, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है जैसा हमने सेंड किया है वैसा है कि वैसा रिसीव हुआ कि नहीं हमारे रिसीविंग एंड में। नाउ होता क्या है एक्चुअल में, जब हम किसी भी मीडियम के थ्रू हम अपना डेटा भेजते हैं ना, सो डेटा क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डेटा मे गेट करप्टेड। ठीक है, डेटा क्या है, करप्ट हो सकता है। नाउ एज वी नो गाइस कि हम बाइनरी फॉर्म के अंदर डेटा भेजते हैं, राइट? हम बाइनरी फॉर्म के अंदर डेटा भेजते हैं, इट मींस ये 1 zeros के फॉर्म में आता है। ठीक है, नाउ हो क्या सकता है गाइस, इवेंचुअली हमारा जो रिसीवर होता है उसके अंदर 1 की जगह 0 चले जाए और 0 की जगह 1 चले जाए। ठीक है, हो सकता है ऐसा, एंड ड्यू टू दैट हमारा डेटा यहाँ पे क्या हुआ, करप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो एग्जैक्ट मैंने चीज भेजनी थी, जो मैंने भेजी वो मेरे रिसीविंग एंड पे नहीं मिली। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, यहाँ पे एरर के क्या टाइप्स हो सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट एरर क्या होगा गाइस, सिंगल बिट एरर, कि मतलब मेरे पूरे डेटा के अंदर सिर्फ एक सिंगल एरर होगा, सिंगल बिट का एरर होगा, कि एक सिंगल जगह होगा जहाँ पे 0 की जगह 1 हो गया हो या 1 की जगह 0 हो गया हो। ये एक टाइप का एरर हो सकता है। सेकेंड एरर कैन बी मल्टीपल बिट एरर, कि बहुत सारे नॉन कॉन्जिक्यूटिव बिट्स, मतलब कि स्टार्टिंग में 1-2 बिट आगे पीछे हो गए, लास्ट में 1 और 2 बिट्स ऐसे ऊपर नीचे हो गए, मिडिल के अंदर, मिडिल और फर्स्ट के बीच में कुछ हो गए। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूसली मिस नहीं हुआ है, बीच बीच में ऊपर नीचे हो गया है। देन देर आर बर्स्ट एरर्स, जिसके अंदर कंटिन्यूसली, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग की 5 बिट्स करप्ट हो गई, ऊपर नीचे हो गई, लास्ट की 5 से 10 बिट या 20 बिट्स करप्ट हो गई, तो इनको हम क्या बोलेंगे गाइस, बर्स्ट एरर बोलेंगे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर्स जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूजुअली ये 3 टाइप के अलावा तो और कोई होंगे नहीं, राइट? जो भी एरर पॉसिबल हैं वो इन 3 टाइप के अंदर अंदर आ जाएंगे। जो भी हमारे पास पॉसिबल एरर्स होंगे गाइस वो इन 3 के अंदर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू हमारा देखो मेथड्स कि हम एरर डिटेक्ट कैसे करें। सो गाइस फर्स्ट मेथड वुड बी सिंगल डायमेंशन पैरिटी चेकिंग, सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग वाला मेथड हम देखेंगे। सो गाइस यहाँ पे आपको नाम से पता होगा सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। सो सिंगल डायमेंशनल यहाँ पे काम करेगा, यानी कि कंटिन्यूअस हमारे एक पर्टिकुलर कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर ये एरर डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और गाइज एरर कैसे डिटेक्ट करेगा, यूजिंग दिस पैरिटी चेकिंग मेथड, यूजिंग दिस पैरिटी चेकिंग मेथड। अब आप पूछोगे सर पैरिटी का मतलब क्या होता है, तो गाइज बेसिकली पैरिटी मतलब क्या होता है, ये एक टाइप की बिट होती है जो कि हम मेरे डेटा के एंड में लगा देते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वंस हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे पैरिटी बिट ऐड करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो कि बिफोर ट्रांसमिशन एट द सेंडर हमारे पास देखो क्या था, हमारे पास ये डेटा था। ठीक है, नंबर ऑफ वंस इसके अंदर है 6, दैट मींस कि ये क्या है गाइस, एक इवन नंबर है। सिमिलरली हमारे पास एक और टाइप का डेटा है जिसके अंदर नंबर ऑफ वंस ऑड है, 5 है, दैट मींस कि ये ऑड नंबर है, 5 है। ठीक है, अब गाइस जो हमारा पैरिटी बिट होता है ना, वो क्या होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बिट जो होता है जिसको मैं अपने डेटा स्ट्रीम के एंड में लगाता हूँ गाइस, उसको मैं क्या बोलता हूँ, पैरिटी बिट बोलता हूँ। नाउ ध्यान देना गाइस, जब मेरे नंबर ऑफ वंस इवन होंगे ना गाइस, तब मैं 0 पैरिटी बिट ऐड करूंगा।
करूंगा, यानी कि जब मेरे नंबर ऑफ वंस इवन हुए दैट मीन 6 हुए तो मैं पैरिटी बिट क्या ऐड करूंगा 0, एंड जब मेरे नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन हुए तो गाइज मैं ऐड क्या करूंगा 1 ऐड करूंगा। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो ये मेरी डेटा स्ट्रीम है, ठीक है, दीज आर माई डेटा स्ट्रीम, एंड लास्ट में देखो पर्पल ब्लॉक के अंदर यहाँ पे 0 ऐड किया है। इफ यू काउंट प्रॉपर्ली देयर आर 6 वंस, दैट मीन्स कि ये इवन है इसीलिए 0 पैरिटी बिट लास्ट में ऐड किया है। सिमिलरली देखो यहाँ पे 5 हैं, 5 वंस हैं इसीलिए देखो ये ऑड नंबर है, इसीलिए इसमें लास्ट में क्या है 1 ऐड किया है एज अ पैरिटी बिट बिकॉज 1 ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज होता कैसा है जब ये मेथड हम यूज करते हैं सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग, तो रिसीवर गाइज क्या करता है लास्ट वाली बिट को हटा देता है, लास्ट वाली बिट को हटा देता है, ठीक है, एंड बाकी की जो स्टार्टिंग से लेके सेकेंड लास्ट बिट तक ये क्या करता है काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ वंस है, एंड बेस्ड ऑन दैट क्या करता है ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा डेटा करप्टेड है या नहीं है। ये गाइस केस मेथड के लिए एप्लीकेबल है जब हमारा सिंगल बिट एरर है। ध्यान देना गाइस ये हमारा सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेक एरर गाइस कब एप्लीकेबल है जब मेरा सिंगल बिट एरर है। क्यों? क्योंकि गाइस जब मेरी सिंगल बिट ऊपर नीचे होगी तो ऑटोमेटिकली मेरे नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होगा चेंज हो जाएंगे। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड यूज करेंगे। सो टू रेक्टिफाई सिंगल बिट एरर मेथड वी हैव डेवलप्ड अ सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेक। बराबर है, समझ में आ गया? कूल इनफ, सिंपल। तनिष जूम आउट, यस गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं गाइस इस मेथड के डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा, देखो किस तरीके से काम कर रहा है ये। सो फ्रॉम द रिसीव्ड डेटा, दिस इज आर रिसीव्ड डेटा, ठीक है, ये मेरा रिसीव्ड डेटा है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो इसने 8 बिट्स यहाँ पे देखे, लास्ट में देखो 0 इसने रिसीव किया, यहाँ पे देखो 0 इसने रिसीव किया, लेकिन एक्चुअल में क्या है यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा ना गाइस तो यहाँ पे देखो 5 बिट्स हैं, 5 वंस हैं, यहाँ पे इसके पास 5 हैं, दैट मीन्स पैरिटी बिट कितना होना चाहिए था, ऑड नंबर वाला होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, लेकिन एंड में देखो मैंने 0 रिसीव किया है, दैट मीन्स की एरर आ जाएगा और जो रिसीव्ड डेटा है वो क्या हो जाएगा गाइस रिजेक्ट हो जाएगा। अगेन देखो ये गाइस जो है हमारा, ये जो है मेरा रिसीव्ड डेटा है, ये मेरा रिसीव्ड डेटा है, पैरिटी बिट लास्ट में जो थी उसको मैंने अलग कर लिया, 0 एज अ पैरिटी बिट मेरे को मिली है रिसीव्ड डेटा में। If I calculate the number of ones, there are 5 ones. That means कि अगर 5 ones है guys, that means कि मेरी parity bit 1 होनी चाहिए थी। Now here my parity bit is not 1, it is 0. So because ये match नहीं कर रहा है, मेरे को error आएगा और मेरा received data reject हो जाएगा। Similarly guys, under this यहाँ पे देखो क्या है, ये मुझे data मिला है, parity bit मेरी 1 मेरे को receive हुई है, separate कर लिया अलग से, 2 3 4, यहाँ पे देखो 3 4 5, यहाँ आई हैव हियर 5 वंस, दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरा पैरिटी बिट 1 होना चाहिए था, यस आई हैव रिसीव्ड द पैरिटी बिट एज 1, मुझे 1 मिल गया है, नो एरर, रिसीव्ड सक्सेसफुल। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, विदाउट एरर गाइज यहाँ पे मेरा डेटा मुझे मिल गया है। नाउ गाइज ये सिंगल बिट के लिए है तो एक बार इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस गाइज? एडवांटेजेस ये है कि इट इज अ सिंपल मैकेनिज्म व्हिच इज इजी टू इम्प्लीमेंट, राइट, सिंपल तरीका है, इजीली इम्प्लीमेंट हो जा रहा है, राइट। सेकंड इज इनएक्सपेंसिव टेक्निक है डिटेक्टिंग द एरर इन डेटा ट्रांसमिशन। गाइज बहुत सिंपल टेक्निक है, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, एडिशनली कुछ इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैकेनिज्म है और इनएक्सपेंसिव है, चीप है। ड्रॉबैक्स क्या है गाइज इस मेथड के? इस मेथड के गाइज ड्रॉबैक्स क्या हैं कि ये ओनली सिंगल बिट एरर को ही रेक्टिफाई कर सकता है, ठीक है, जो कि बहुत रेयरली होती है गाइज। यहाँ पे देखो विच अकर्स रेयरली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस कि गाइज जब एरर होता है ना सो इट इज वेरी रेयर कि एक सिंगल बिट एरर आ रहा है, ठीक है। अगर एरर आता है तो डेफिनेटली इतने सारे बिट्स एक बार में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ सिंगल बिट एरर के अंदर जाना इज वेरी रेयर केस, और उसके लिए क्या है ये मेथड एप्लीकेबल भी नहीं है बिकॉज ये एक सिंगल बिट को ही ट्रीट कर सकता है। अगेन यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप देखोगे तो क्या है कि यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल बिट को ट्रीट कर सकता है, दैट मीन्स कि अगर 2 बिट यहाँ पे इंटरचेंज हो जाती है, एग्जाम्पल में देखो गाइज ये जो 1 था वो 0 हो गया और ये जो 0 था वो 1 हो गया,
अगर नाउ अगर मैं पैरिटी बिट को चेक करूंगा तो देखो पैरिटी बिट दोनों में 1 मुझे मिलेगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो है यहाँ पे ऑड ही हैं, ठीक है। सो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एरर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? नो एरर। सो दिस इज एन इनएफेक्टिव मेथड इन द केस ऑफ मल्टीबिट एरर। तो जब मल्टीबिट एरर्स हो रहे हैं तो उस केस में गाइस यहाँ पे क्या होगा कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा जब मोर देन 2 बिट्स का एरर होगा, ठीक है। क्लियर है गाइज? यहाँ पे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आई थिंक क्लियर होंगे। फिर भी लेट्स सी, लेट्स टेक अ पूल। मोस्टली क्लियर होना चाहिए। नाउ अगेन, ठीक है। नाउ अभी देख लेते हैं। देखो अभी इसको ठीक करने के लिए दूसरा मेथड आया, दैट इज 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। अब ये 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक क्या है देख लेते हैं एक बार। गाइज ये 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कैसे काम करता है? ये क्या करता है गाइज, हमारा एक बहुत बड़ा डेटा यूनिट है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। इन आर केस आप देख सकते हो जैसे कि ये बहुत बड़ा है, 2 डायमेंशनल एरर चेकिंग है। ये क्या कर रहा है गाइस, बहुत बड़े डेटा को इसने मल्टीपल छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। कितने डिवाइड किए हैं गाइस? यहाँ पे 8 बिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हो एवरी पार्ट इज ऑफ 8 बिट। यहाँ पे हर एक पार्ट गाइस क्या है, 8 बिट का पार्ट है। ये मेरा पूरा जो डेटा है वो 8 बिट्स के अंदर डिवाइडेड है। अब ये क्या करता है गाइस, ये भी पैरिटी चेक की तरह ही काम करता है। काम कैसे करता है लेकिन ये गाइस एक बार देख लेते हैं। ये क्या करता है, कॉलम वाइज और रो वाइज पैरिटी चेक बनाता है। यहाँ पे देखोगे ना आप तो इनका एक पैरिटी चेक करके एक एक्स्ट्रा बिट नीचे ऐड कर देगा, सेकंड कॉलम का भी एक पैरिटी चेक करके नीचे कॉलम ऐड कर देगा, थर्ड कॉलम का एक पैरिटी चेक करके नीचे ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पैरिटी ऐड करना मतलब गई, फर्स्ट कॉलम का देखो क्या होगा, 0 होगा, क्यों? क्योंकि इवन है। सेकंड कॉलम का देखो ओनली 1 है, ऑड है, तो नीचे पैरिटी बिट आएगा 1। यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ पे 1 1, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये इवन हो गया, 0 आ जाएगा लास्ट में। सिमिलरली गाइज रो वाइज भी होगा। ये क्या करेगा, रो के अंदर देखेगा कितने नंबर ऑफ बिट्स इवन है, उसके हिसाब से पैरिटी बिट इसको प्रोवाइड कर देगा। Here you can see properly, यहाँ पे देखो आप ज्यादा अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे देखो कॉलम वाइज इसने प्रोवाइड किया है फर्स्ट डायग्राम में। इफ यू सी नंबर ऑफ बिट्स देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो इसलिए 0 इसने पुट ऑन किया है। 1 1 1 फोर्थ कॉलम में इफ यू सी 3 मेरे पास है वंस, ऑड है नंबर, तो यहाँ पे नीचे 1 आ गया है। ये कॉलम वाइज पैरिटी बिट हमने ऐड कर दी है लास्ट वाले डायग्राम में। इफ यू सी दीज आर द रो एडेड पैरिटी बिट्स। So here you can see column parity bits we have a row parity bits। तो guys ये हमारे पास 2 डायमेंशनल पैरिटी बिट्स हैं यहाँ पे, और इनको यूज करके क्या करते हैं हम लोग, एरर डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कॉलम वाइज एंड रो वाइज हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ, हमारे क्या है गाइस, एग्जैक्ट नंबर ऑफ हमको वंस एंड जीरोस मिले हैं ऑन देयर एग्जैक्ट पोजीशंस। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल हम लोग एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग 2 डायमेंशनल एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। समझ नहीं आया मुझे। ओके वापस, हाँ सर एक बार क्विक समरी दे दो ना। ओके नो इश्यूज। देखो क्या है, जैसे कि हम सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेक कर रहे थे ना, सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेक के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक सिंगल रो थी, हमारे पास क्या थी, हमारे पास एक सिंगल रो थी जिसके अंदर हम उस रो के नंबर ऑफ वंस के हिसाब से काम कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2, एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 4 पैरिटी बिट, तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा बराबर। वैसे ही देखो सेकंड रो का होगा, सेकंड रो का पैरिटी बिट देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ही 1 है इसके पास। थर्ड वाले में 4 है तो 0 आ जाएगा, फोर्थ वाले के अंदर 3 है तो 1 आ जाएगा। तो रो वाइज इसने क्या किया है, 4 पैरिटी बिट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। सिमिलरली गाइस इसके अंदर क्या होगा, एक कॉलम वाइज भी ऐड होगा। तो कॉलम वाइज कैसे ऐड होगा, कॉलम वाइज होगा इस तरीके से, कॉलम वाइज कैसे होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखो ये कॉलम वाइज है, तो देखो कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अंदर इफ यू सी, फर्स्ट कॉलम के अंदर कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे वंस, तो यहाँ पे देखो इसका पैरिटी बिट हो जाएगा 0। सेकेंड कॉलम के अंदर देखोगे तो कितने हैं, देखो 1 है तो 1 हो जाएगा। थर्ड कॉलम में देखो 2 हैं यहाँ पे वंस,
तो 0 हो जाएगा। तो ये कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों तरीके से क्या कर रहा है, पैरिटी बिट्स बना रहा है। समझ में आया फेस? हाँ सर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड स्टेप में देखो यही कर रहा है ये। सेकंड स्टेप में इसने कुछ नहीं किया, कॉलम वाइज पैरिटी बिट्स बना रहा है। फर्स्ट कॉलम में देखो 2 है तो 0, सेकंड कॉलम के अंदर 1 है तो देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, थर्ड कॉलम के अंदर 2 है 0 आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ कॉलम में देखोगे तो देखो 2 1s है यहाँ पे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ पे 2 1 है, सॉरी 3 1 है, 1 1 1, तो यहाँ पे देखो ऑड है इसीलिए 1 आ गया है। फिफ्थ रो के अंदर एक ही 1 है तो ऑड है इसीलिए 1 आ जाएगा। सिक्स्थ रो के अंदर एक ही है 1 आएगा देखो। सेवेंथ रो के अंदर एक भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। लास्ट रो के अंदर 2 है तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से देखो रो वाला बनाया है इसने। एक बार ये लास्ट में डायग्राम देखो, लास्ट वाला देखो कैसा है, रो वाइज अगर चेक करोगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1, ऊपर हमारा है क्या, अभी तक हटा दिया ऊपर वाला हमने। अभी समझ में आया फेस, क्लियर हुआ ये चीज कि कैसे रो वाइज एंड कॉलम वाइज पैरिटी बिट्स बन रहे हैं? हाँ सर, हो गया क्लियर। चलो गुड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सेंडिंग वाला पार्ट था। तो अभी तक जो हम देख रहे थे ना, तो ये तो क्या था कि रिसीविंग एंड पे पूरा ऑपरेशन हो रहा था कि भाई रिसीविंग एंड पे पैरिटी बिट्स बनाए। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सारा प्रोसेस हुआ है गाइस, ये जो सारा प्रोसेस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, रिसीविंग एंड पे हुआ है। कहाँ पे हुआ है, रिसीविंग, सॉरी सेंडिंग एड्रेस पे हुआ है। सेंड जो भी कर रहा है हमारा जो हमारा डेटा है वो सेंड कर रहा है, उसके उधर हो रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिसीविंग एंड पे क्या होता है, कि जो रिसीवर है हमारा वो कैसे चीजों को देखेगा। तो गाइज हमारा डेटा एक्चुअल में पहुंचेगा कैसे, हमारा डेटा जो पहुंचेगा ना, हमारे डेटा कैसे पहुंचेगा, 9 बिट्स के हिसाब से पहुंचेगा, जिसके अंदर ये स्टार्टिंग की 8 बिट होगी और ये हमारी एक लास्ट की पैरिटी बिट होगी, ये हमारी बिट होगी और यहाँ पे ये रिसीव हुई है। ठीक है, ये जो है, ओके सॉरी, ये गाइज जो है ये कैलकुलेटेड है। ये जो है गाइज जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये कैलकुलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो इसने रिसीव किया है डेटा, उसको सेपरेट करने के बाद उसने सेपरेटली कैलकुलेट भी किया है। सो जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है, आप अंडरलाइन करके मैं दिखा देता हूँ गाइज, ये दिख रहा है कैलकुलेटेड रो पैरिटी बिट्स, कि यानी कि जो डेटा इसने ये रिसीव किया है ना, इस डेटा से जो इसकी पैरिटी बिट कैलकुलेट होगी, इस डेटा से जो पैरिटी बिट कैलकुलेट होगी वो इसने यहाँ पे इसके सामने लिख दिया है। एंड आखिरी में लिखा है देखो रिसीव्ड पैरिटी बिट्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट देखो इसने क्या लिया है कि देखो इसने जो रिसीव किया था 0, क्या फर्स्ट रो की पैरिटी बिट कैलकुलेट करने के बाद भी 0 है? यस, तो इसने देखो यहाँ पे चेक मार्क कर दिया है। सेकेंड रो का देखो इसने कैलकुलेट किया है 1 पैरिटी बिट, ठीक है, रिसीव इसने पैरिटी बिट क्या किया है, 1 किया है, यस ठीक है। थर्ड रो के अंदर भी देखो, फोर्थ रो के अंदर भी देखो। नाउ कॉलम वाइज वाले में आ जाओगा, इस कैलकुलेटेड कॉलम वाइज के अंदर देखो पैरिटी बिट्स कैसे है, 0 1 0 0 0 1 0 0। तो इसके अंदर गाइस क्या है गाइस, ये इसने कैलकुलेट करके रखी और रिसीव क्या किया है इसने, 0 1 0 1 1 1 0 0। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम नंबर 4th एंड 5th के अंदर ये पैरिटी बिट मैच नहीं कर रही है। तो इस तरीके से गाइस क्या है, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। एक बार डायग्राम देख लो गाइस 30 सेकेंड्स के लिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए डायग्राम देख लो। एक्सप्लेन हो गया है, एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ इशू नहीं है ना, किसी को समझ में आ गया है ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? जूम आउट साहिल, जूम आउट कर, जूम आउट। साहिल, तनिष, साहिल माइक ऑन कर, तनिष माइक ऑन कर एक बार। सर पोल अभी आया। अच्छा, तनिष माइक ऑन कर। ओके, अब गाइस देख लेते हैं, देखो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल हमने देख लिया, रो पैरिटी एंड कॉलम पैरिटी बनाता है। एंड अकॉर्डिंगली क्या है, रिसीविंग एंड पे पैरिटी बिट्स चेक करके देख लेता है कि भाई नंबर ऑफ गैप्स बराबर है कि नहीं, नंबर ऑफ बिट्स बराबर है कि नहीं।
उसके बाद देखो क्या है इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देख लेते हैं। देखो एडवांटेजेस क्या है, इट इज मोर एफिशिएंट देन सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेक। यस ऑब्वियसली ये सिंगल डायमेंशनल वाले से ज्यादा एफिशिएंट है। एंड मल्टीपल बिट एरर डिटेक्ट कर सकता है। यस अगर जब एक से ज्यादा मल्टीपल बिट्स एरर होंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है रो एंड कॉलम के अंदर एग्जैक्टली मतलब एरर आने के अंदर बहुत वो थोड़ा सा वैसा केस हो जाता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल बिट एरर आ रहा है तो ये डिटेक्ट कर लेगा, राइट। यहाँ पे ये डेफिनेटली यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरर टेक्निक से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है गाइस, इट कैन नॉट डिटेक्ट कंपेंसेटिंग मल्टीपल एरर बिट। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये है कि रेयरली जब ऐसा कभी होता है ना कि लक बाय चांस ऐसा हो गया कि कहीं पे जहाँ पे एरर बिट मिस हुई है उसी के करस्पॉन्डिंग एक और बिट थी वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, और जिसकी वजह से पैरिटी बिट्स चेंज नहीं होंगे। जिसकी वजह से गाइस क्या है, पैरिटी बिट्स चेंज नहीं होंगे। ऐसी दो लोकेशंस हो सकती हैं। क्या है, ऐसी दो लोकेशंस हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी दो लोकेशंस गाइस हो सकती हैं। तो उस केस के अंदर गाइस क्या हो जाएगा कि मल्टीपल एरर डिटेक्शन काम नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे तो जो हमारी चार यहाँ पे रोज हैं 8 बिट्स वाली, इसके अंदर इस तरीके से कुछ सेटिंग हो कि यहाँ पे मल्टीपल एरर डिटेक्शन चेक नहीं हो पाए, तो उस केस के अंदर हमारा 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक टेक्निक काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, if 2 bits in one data gets corrupted and 2 bits at the exact same position in another data unit also get corrupted, so they do not affect the row and column parity। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, जब कॉलम एंड रो पैरिटी इफेक्ट नहीं होगी तो एरर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उस केस के अंदर हमारा 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक टेक्निक काम नहीं करेगा। तो गाइस इसके रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके रेक्टिफिकेशन के लिए हम यूज करेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कंडीशन भी बताई है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले के अंदर 0 1 था, ठीक है, उसको अब क्या है सॉरी 1 0 था, उसको 0 1 कर दिया है। एंड यहाँ फोर्थ वाले के अंदर 1 0 था, उसको 0 1 कर दिया है। इस केस के अंदर गाइज हम देखेंगे ना तो यहाँ पे पैरिटी बिट क्या है गाइज, अफेक्ट नहीं होंगे, एग्जैक्टली सेम पैरिटी बिट्स मैच करेंगे, जिसकी वजह से नो इश्यूज हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे ना गाइज यहाँ पे 4 डिटेक्ट होने चाहिए एरर, क्योंकि 4 यहाँ पे बिट्स क्या है चेंज हुए हैं। तो ऐसे कंडीशंस को क्या है 2 डायमेंशनल एरे चेक नहीं कर सकता है। इसके तोड़ के लिए, इसके लिए देखो ब्रह्मास्त्र गाइज हमारे पास क्या आता है, चेकसम आता है, ठीक है। चेकसम गाइज यहाँ पे क्या होता है, चेकसम हमारा ये एक हम आप इसको ले सकते हो कि हम एक वैल्यू जनरेट करते हैं। इस वैल्यू जनरेट करने के साथ साथ हम डेटा भेजते हैं, और इस वैल्यू के साथ जो रिसीविंग एंड पे वैल्यू उसके ऊपर कैलकुलेट होती है, वापस सुनना, हमारे पास जो भी डेटा रहता है उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है सेंडिंग साइड के अंदर, और उस प्रोसेसिंग के बाद एक वैल्यू जनरेट होती है जिसको हम चेकसम बोलते हैं, और उस वैल्यू को और पूरे डेटा को हम भेजते हैं, ठीक है। उस वैल्यू के साथ हम पूरे डेटा को भेजते हैं, और यहाँ से जब हम डेटा भेजेंगे, यहाँ से जब हम डेटा भेजेंगे तो उस वैल्यू से एक वैल्यू कैलकुलेट होगी और उसको चेकसम से कंपेयर किया जाएगा। उससे क्या होगा, हमको पूरे डेटा का जो एफिशिएंसी है वो पता चल जाएगा कि डेटा के अंदर कहीं पे भी एरर नहीं आएगा, तो ही दोनों की एग्जैक्ट सेम वैल्यूज आएगी, तो ही चेकसम की एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मैच होगी। तो चेकसम गाइस देखो क्या होता है, checksum is calculated as per the specific scheme used for error checking in computer networking। तो इसके अंदर सबसे पहले गाइज हम क्या देखेंगे कि checksum काम कैसे करता है। गाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, प्लीज फोकस रखना, ठीक है, डोंट लूज योर फोकस हियर। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास जो भी डेटा रहता है जो मुझे ट्रांसमिट करना है उसको मैं क्या करूंगा गाइज, के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको जो भी मेरे को डेटा भेजना है, कोई बहुत बड़ा डेटा होगा, उसको मैं क्या करूंगा गाइस, इक्वल साइज के नंबर ऑफ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। और उन इक्वल साइज गाइस इसीलिए बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उन इक्वल साइज होगा तो ही उसके अंदर m नंबर ऑफ बिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा है, उसको मैंने बोला उसको मैं 100 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, एंड हर सेगमेंट इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स उसके अंदर
एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स होने चाहिए, यानी कि हर हमारे सेगमेंट के अंदर 8 बिट होने चाहिए। अगर एक भी सेगमेंट के अंदर 8 बिट हैं तो सारे सेगमेंट्स के अंदर 8 बिट होने चाहिए, राइट। यहाँ पे सबके साइज इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ बिट्स हर सेगमेंट के अंदर इक्वल रहने चाहिए। नाउ यहाँ पे गाइस जो सारे सेगमेंट्स है ना, यहाँ पे जो सारे सेगमेंट्स होंगे जिनके अंदर वंस और जीरोस होंगे, उसके अंदर गाइस हम क्या लगाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, हम उनको ऐड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे गाइस यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे इतना समझना है कि उन सारे सेगमेंट्स को गाइस मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक वे। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बिट आर एडेड बैक टू द सम, जिसको हम रैप अराउंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे यार, यहाँ पे ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वापस सुनना, के सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया, हर सेगमेंट के अंदर m नंबर ऑफ बिट्स हैं। अब क्या बोल रहा है, हर सेगमेंट को ऐड कर दो, ठीक है। हर सेगमेंट को ऐड कर दो, कैसे ऐड करो, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा बिट है उसको क्या करो, रैप अराउंड करके ऐड कर दो, उसको क्या करो, रैप अराउंड करके ऐड कर दो। और एक बार रैप अराउंड ऐड करने के बाद फाइनल सम के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है। फाइनल सम के ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी करो, फिर जो कॉम्प्लीमेंट करके आएगा ना उसको हम बोलेंगे चेकसम, उसको हम गाइस क्या बोलेंगे, चेकसम। इसको गाइस एग्जांपल के थ्रू अभी के अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। लेफ्ट वाले डायग्राम के ऊपर ध्यान दो, देखो लेफ्ट वाला डायग्राम दिख रहा है ना, लेफ्ट वाला डायग्राम, उसी के ऊपर ध्यान देना वरना खाली फोकट कंफ्यूज हो जाओगे गाइस। ट्रांसमिटेड डेटा देखो क्या है, 4 डेटा मैंने ट्रांसमिट करने हैं। देखो मेरा ट्रांसमिटेड डेटा था 4 इक्वल यूनिट्स के अंदर, मैंने इसको डिवाइड किया, हर यूनिट के अंदर 8 बिट्स हैं। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे ये यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे गाइस ध्यान देना, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, इसके अंदर नीचे देखो गाइस, वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 0 प्लस 0 गाइस इसके अंदर क्या होता है, 0। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है गाइस, 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। और 1 प्लस 1 कितना होता है गाइस, 1 1 होता है, जिसके अंदर एक 1 जो होता है वो वहां पे एडिशन का रहेगा और एक 1 जो होता है वो कैरी के लिए रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे देखो 4 बिट के हमारे पास 2 नंबर हैं। ऐड कैसे हो रहा है, देखो जो वंस प्लेस पे हैं 2 वंस, तो ऐड कैसे हुआ, देखो 1 एंड देखो 1 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 0। गाइस यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये जो 1 1 वाला पार्ट है वो इस तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअल में गाइस क्या होगा, ये होगा 1 0, ये 1 1 नहीं होगा, ये 1 0 होगा, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। 1 प्लस 1 गाइज होता है 1 0, नॉट 1 1, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में देखो 1 प्लस 1 कर रहे हैं ना, तो क्या आ रहा है, देखो 1 ऊपर कैरी में चले गया और नीचे आ गया 0। फिर देखो कैरी वाला 1 और नीचे वाला 1 ऐड करूंगा ना तो 1 0 वापस आएगा, तो देखो वापस यहाँ पे ऊपर गया और देखो यहाँ पे 0 आया। अगेन 1 1, अगेन देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर 1 चले गया और अब यहाँ पे 1 आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे 1 आ तो आ क्यों रहा है, यहाँ पे गाइस आई थिंक यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये एरर वाला बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे एरर बता रहा है, एक सेकेंड रुको, ये एरर बता क्यों रहा है यहाँ पे। पहले बात है 1 1 1 0 बराबर है 1 1 1 0, 1 1 के बाद 1 डबल 1 आ रहा है। अच्छा गाइज ये यहाँ पे गलत बता रहा है, एक्चुअली ये गलत है, ठीक है, इसने बराबर से कैलकुलेट नहीं किया है। फॉर दिस टू बी करेक्ट यहाँ पे 1 आना चाहिए, फॉर दिस टू बी करेक्ट यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 आएगा ना तो 1 प्लस 1 1 0 हो गया और उसके अंदर एक और 1 ऐड करूंगा ना तो देखो यहाँ पे नीचे 1 आएगा और ऊपर कैरी में बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 1 है मेरे पास, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1 एंड 1। और गाइज रैप अराउंड मतलब होता है कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा बिट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम 4 बिट्स को ऐड कर रहे थे, अब मेरा आउटपुट जो है वो 5 बिट का आया है। 5 बिट का आने के बाद यहाँ पे इस बिट को मैंने क्या किया है गाइज, वापस ऐड कर दिया है। इसी को गाइज बोलते हैं रैप अराउंड एडिशन। तो जो मेरा एक्स्ट्रा बिट है उसको मैंने अगेन ऐड कर दिया है एंड ऐड करने के बाद देखो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1 1 0 1।
आपको जो आइडेंटिटीज गाइज याद रखनी है, प्लीज मेक श्योर कि यही आइडेंटिटीज आप फॉलो करो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और वही आइडेंटिटीज फॉलो करनी है विदाउट एनी कंफ्यूजन। 1 प्लस गाइज यहाँ पे क्या होता है 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 गाइज कितना होगा 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 प्लस 1 यहाँ पे गाइज 1 प्लस 1 कितना होगा 1 होगा, एक तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा और दूसरा 1 होगा गाइज कैरी जाएगा, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ 1 इन कैरी और एक 1 जो आउटपुट के अंदर आएगा अगेन, ठीक है, ओके सॉरी 1 यहाँ पे 0 आएगा गाइज, 1 प्लस 1 0 नीचे आएगा और 1 कैरी में चले जाएगा, यही टेबल याद रखना, 1 प्लस 1 जब होगा ना तो 0 नीचे चले जाएगा और 1 कैरी में चले जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अगेन गाइज यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो अगर 111 वाला है 1, यहाँ पे इसका 1 मिनट में नीचे लिखूंगा इसका, अगर यहाँ पे आता है गाइज 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इस कंडीशन में गाइज क्या होगा 1 मेरा आउटपुट में आएगा और 1 मेरा कैरी में चले जाएगा, 1 इन कैरी चले जाएगा। तो अब देखो इसी टेबल को यूज करके देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डेटा 1 और डेटा 2 को पहले ऐड करना चालू किया, फर्स्ट वाले में देखो क्या है 1 प्लस 1 है, क्या आएगा आउटपुट कैरी में चले जाएगा 1 एंड नीचे रह जाएगा 0, देखो 1 प्लस 1 वाला नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एक सेकेंड मैं कलर एक बार चेंज कर रहा हूँ सो दैट डिफिकल्टी ना हो, देखो 1 प्लस 1 में देखो 0 होगा और एक ऊपर कैरी चले जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब 1 प्लस 1 हो रहा है, ठीक है, तो नीचे 0 आया और कैरी ऊपर 1 गया, अब यहाँ पे देखो 3 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो देखो नीचे 1 गया एंड ऊपर एक कैरी का 1 चले जाएगा, अब यहाँ पे देखो 1 नीचे आ जाएगा सीधा, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, तो नीचे देखो 1 आ गया, अगेन 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया गाइस यहाँ पे 0 एंड ऊपर कैरी में 1 चले गया, 0 प्लस 1 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो नीचे देखो 1 आ गया, लास्ट वाले में आप देखोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 0, 1 यहाँ पे देखो यहाँ पे कैरी में चले गया और नीचे 0 आया, अब आप नोटिस करोगे गाइस तो एक एक्स्ट्रा बिट है हमारे पास जो कि क्या है लास्ट वाली बिट है, अब इसको देखो रैप अराउंड करके मैं लेके आया और मैंने सेम आउटपुट जो मुझे मिला था उसके साथ मैंने क्या किया ऐड कर दिया, तो देखो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, देखो सारी की सारी बिट सेम है, सारी की सारी बिट्स देखो यहाँ पे क्या होगी सेम होगी, ओनली थिंग लास्ट वाली बिट के अंदर देखो 0 प्लस 1 होगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा नीचे। अब जो मुझे रैप अराउंड करने के बाद डेटा 1 एंड डेटा 2 को मैंने ऐड किया, रैप अराउंड करके भी ऐड कर दिया, अब मैं उसके साथ ऐड करूंगा डेटा 3, डेटा 3 के साथ देखो कोई एक्स्ट्रा बिट जनरेटेड नहीं है, सेम लॉजिक्स यूज करना है गाइस, कोई एक्स्ट्रा बिट जनरेटेड नहीं है, जब आंसर आएगा उसका 1 जो मेरे 1 एंड 2 को ऐड करने के बाद जो आउटपुट आया उसको जब मैंने 3 से ऐड किया, अब जो मुझे आउटपुट मिला है उसको जब मैं 4 से ऐड करूंगा गाइस, तो ऐड करने के बाद आप देख सकते हो आई हैव रिसीव्ड एक्स्ट्रा बिट, आई हैव रैप्ड अराउंड इट एंड एडेड इट अगेन, यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला है, ये मुझे सम मिला है गाइस, ये मुझे क्या मिला है, ये मुझे सम मिला है चारों डेटा को ऐड करने के बाद, तो यहाँ पे गाइस मैंने क्या कर दिया है चारों डेटा को वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ऐड कर दिया है और मेरे पास जो एक्स्ट्रा बिट थी उसको रैप अराउंड भी कर दिया है, तो यहाँ पे गाइस क्या हो गया है, यहाँ पे चेक सम के अंदर हमने देखा कि सेकंड वाला जो पार्ट था यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है, सेकंड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, डिवाइडेड के सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक वे, हमने अर्थमेटिक के थ्रू इसको ऐड कर दिया वंस कॉम्प्लीमेंट वाले, एंड एक्स्ट्रा बिट जो थी गाइज हमारी उसको रैप अराउंड करके भी ऐड कर दिया है, जो हमारी एक्स्ट्रा बिट थी उसको भी क्या किया गाइज रैप अराउंड करके ऐड कर दिया, और लास्ट में गाइज आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो 1 0 0 1 1 1 1 आ रहा है, इसी का क्या किया है गाइस 2's कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया कि 1 की वैल्यू को 0 करना और 0 की वैल्यू को 1 कर देना, तो यहाँ पे आप देखो 1 की वैल्यू 0 हो गई है, जहां जहां पे 1 था वहां पे 0 हो गया है, जहां जहां पे 0 था वहां पे 1 हो गया है, तो देखो सम की वैल्यू कितनी आई थी मेरी
सम की देखो वैल्यू कितनी आई थी 1 0 0 1 1 1 1। इसका जब मैंने कॉम्प्लीमेंट किया तो देखो आउटपुट क्या आया 0 1 1 1 0 0 0 0। तो एग्जैक्टली जहाँ पे 0 था वहां पे 1 और 1 जहाँ पे था वहां पे 0 आ गया। तो गाइज ये जो मेरी वैल्यू है ये है मेरा डेटा चेकसम। ये मेरा डेटा क्या है गाइज, ये मेरा डेटा चेकसम है। समझ में आया गाइज कि डेटा चेकसम कैसे कैलकुलेट हुआ? समझ में आया ये वाला पार्ट कि कैसे चेकसम मैंने कैलकुलेट किया है? एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है? ओके फैज कहाँ पे अटका तू? तो ये अपना ट्रांसमिट एडिशन में मतलब वो लास्ट ये अपने सेकंड लाइन डेटा ट्रांसमिटेड डेटा में वो नीचे जाओ ना, एड सेंडर कहाँ पे? नोड, हाँ वो वाला ये सब समझ नहीं आया इतना सारा एक बार में। देख एक बार क्या करो, ये क्या है? हाँ सर आप पहले स्टेप्स दिखा दो ना, हम लोग पढ़ लेते एक बार। ओके स्टेप्स एक बार देख लो। ये एट सेंडर्स नोट वाले स्टेप पढ़ लो पहले एक बार। ये गाइस सेंडर्स नोट वाले स्टेप पढ़ लो, ठीक है? ये 4 स्टेप्स पढ़ लो। एंड ये स्टेप्स गाइस वो देखो मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो वहाँ पे ऑलरेडी लिखे रहेंगे। चारों स्टेप्स पढ़ लो एंड उसके बाद यू कैन गो थ्रू द सेंडर्स वाला पार्ट। नो इश्यूज, इसके अंदर गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो लास्ट में गाइस रिसीविंग एंड पे आप देख सकते हो लाइक एज इट इज रिटर्न इन द रिसीविंग साइड के अंदर देखो क्या बोला है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेप 2 इज रिपीटेड एट द रिसीविंग एंड की जो एडिंग देन कॉम्प्लीमेंटिंग एडिंग द रैप अराउंड बिट्स। एंड उसके थ्रू गाइस क्या होता है कि हमारा जो चेकसम कैलकुलेट होता है, ठीक है? हमारा एक न्यू चेकसम यहाँ पे मिलता है हमको, ठीक है? रिसीविंग एंड पे एक चेकसम हमको मिलता है। अब होता क्या है गाइस, हम क्या करते हैं, जो हमको चेकसम यहाँ पे मिलता है ना, ये देखो हमारा न्यू सम हमको यहाँ पे मिला है, इसको कॉम्प्लीमेंट करके देखो हमको यहाँ पे एक रिसीव्ड चेकसम हमको यहाँ पे मिलता है। होता क्या है गाइस, इसके साथ में क्या करता हूँ, इस रिसीव्ड वाले के साथ में इसको जो मेरा पुराना वाला था ना, इसको मैं ऐड करता हूँ। अब मैं ऐड जब करता हूँ ना, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलता है मुझे, जो भी मिलता है उसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो लास्ट में देखो क्या बोल रहा है, द कैलकुलेटेड न्यू इज एडेड विद द रिसीव्ड चेकसम, जो मुझे रिसीव हुआ है और जो मैंने खुद से कैलकुलेट किया। देखो एक चेकसम मुझे रिसीव होता है ट्रांसमिशन साइड से, दूसरा चेकसम जो होता है मैंने खुद कैलकुलेट किया है मेरे डेटा रिसीव्ड से। तो मेरे पास अब 2 चेकसम है, एक बार मैं दोनों चेकसम को ऐड करता हूँ और उसके बाद उनको गाइस क्या करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। तो अगर मुझे सारे जीरोस मिलते हैं तो मेरा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल है, नो एरर वाला है और डेटा एक्सेप्ट हो जाता है। अगर उसमें से एक भी 1 निकल गया दैट मीन्स कि मेरा ट्रांसमिशन के अंदर एरर था और उसकी वजह से मेरा डेटा गाइस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोल रहा है, एक ये जो है डेटा, ये जो चेकसम है गाइस ये मुझे मिला है और ये जो चेकसम मैंने खुद से कैलकुलेट किया है। अब इन दोनों को गाइस मैं ऐड करूंगा और ऐड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 0 मिल रहा है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ट्रांसमिशन है गाइस वो मेरा नो एरर ट्रांसमिशन है और यहाँ पे मेरा जो ट्रांसमिशन है गाइस सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो गया है, वर्डिक्ट मेरा एक्सेप्ट हो गया है, डेटा को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। समझ में आ गया? ये सिंपल था बहुत, सिंपल तो क्या बोलूँगा, इट वाज गुड, अच्छा था ये चेकसम वाला पार्ट। नाउ अब यहाँ पे देखो कैसा है गाइज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइज राउटिंग। राउटिंग मतलब क्या, अभी राउटिंग के अंदर गाइज हमने एक टर्म पढ़ा है राउट। राउट कहाँ से पढ़ा है, राउटर को पढ़ के हमने पढ़ा था दैट राउटर कुछ होता है जो हम यूज करते हैं, ठीक है? राउटर यूज करते हैं हम लोग फॉर राउटिंग ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, हमारे इंफॉर्मेशन को राउट करता है हमारा राउटर। तो गाइज राउटिंग प्रोसेस क्या है, राउटिंग बेसिकली प्रोसेस क्या है गाइज, टू
टू सेलेक्ट अ पाथ विच इज एफिशिएंट, ठीक है। ये एक प्रोसेस है पूरा गाइस, ये क्या है, एक पूरा प्रोसेस है कि सेलेक्टिंग अ एफिशिएंट पाथ, क्योंकि हमारा, मैंने बताया था गाइस, हमारा इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। सिमिलरली इवन तो मेरा अगर प्राइवेटाइज्ड नेटवर्क है तो उसके अंदर भी बहुत सारे नेटवर्क होंगे, उन नेटवर्क्स में से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना इज द प्रोसेस ऑफ राउटिंग। वो उसको हम बोलेंगे राउटिंग की बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके रखना। और उस राउटिंग को गाइस अचीव करने के लिए, कि बेस्ट पाथ ढूंढ के निकालने के लिए गाइस हमें एक चाहिए होता है राउटिंग टेबल, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से जाने के लिए कौन से रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, कितना टाइम लगता है उनको पहुंचने में, कितना खर्चा होता है, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और वो कहाँ पे गाइस स्टोर होती है, मेरी राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर होती है। और उस राउटिंग टेबल को गाइस यूज करके मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी राउटिंग के प्रोसेस को रन करता हूँ, राउटिंग करता हूँ अपनी, मैं अपने डेटा ट्रैफिक को स्पेसिफिक पाथ पे भेजता हूँ सो दैट वो 100% ट्रांसमिशन के साथ पहुंचे वहां पे। नाउ अब क्या होता है गाइस यहाँ पे, फिर क्या होता है, अब राउटिंग दिखने में तो ठीक है, ऐसा समझ लिया, लेकिन काम कैसे करता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कैसे ये काम करता है गाइस। यहाँ इंट्रोडक्शन से आपको ये दो चीजें ही लेनी है कि राउटिंग क्या होता है। राउटिंग मतलब होता है गाइस सेलेक्टिंग, इट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एफिशिएंट पाथ फॉर द डेटा पैकेट्स टू ट्रैवल, कि जहाँ से कौन सा पाथ है जहाँ से एफिशिएंटली कम टाइम में, कम स्पेस, कम बैंडविड्थ यूज करके हम लोग हमारे डेटा को पहुंचा सके रिसीविंग एंड पे। एंड सेकेंड पार्ट इज राउटिंग टेबल, कि हमारे पास एक टेबल रहता है जिसके अंदर सारी डिटेल रहती है कि कौन से पाथ से कितना टाइम लगेगा, पाथ में कौन कौन से राउटर्स आएंगे और कहाँ तक वो चीज़ पहुंचने वाली है, वो सारी डिटेल्स हमारे राउटिंग टेबल में रहेगी। ऑलराइट, सो इसको क्या है, एक ब्रॉड वे में समझने के लिए गाइस एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हम क्या ले लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। हियर यू कैन सी गाइस, यहाँ पे देखो एक हमारे पास यहाँ पे अलग अलग 4 सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे, सर्कल्स एंड ओवल्स इफ यू कैन कॉल देम। तो गाइस ये जो सर्कल्स है, कंसीडर देम एज आइलैंड्स, कंसीडर देम एज आइलैंड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 आइलैंड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से आइलैंड्स है गाइस, यहाँ पे पूरा विला यहाँ पे एक आइलैंड है, काप डीन यहाँ पे एक आइलैंड है, जिगल मग यहाँ पे एक आइलैंड है, एंड वेसन हेल्मर, ठीक है, वाइसन हेल्मर यहाँ पे एक आइलैंड है। ये 4 आइलैंड्स हैं। यू आर एट जिगल मग, यहाँ पे ये जो आइलैंड है यहाँ पे हो आप, आपको अब पहुंचना है वाइसन हेल्मर। तो इस जगह पे इस आपको आइलैंड पे पहुंचना है। सो इफ यू सी प्रॉपर्ली, तो आपके पास मल्टीपल वेज हैं जाने के। देखो कौन कौन से वेज है, एक डायरेक्ट बी वे है जाने का, तो डायरेक्टली मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। दूसरा एक जगह है, दूसरा एक राउट है पूरा विडा से, जिसके अंदर देखो ये पहला ए पाथ है, ए पाथ से मैं पूरा विडा पहुंचूंगा। अगेन यहाँ पे देखो ए पाथ है, उसको मैं देखूंगा पूरा विडा से पहुंचूंगा। उसके बाद देखो एक और पाथ होगा मेरे पास, ठीक है। एक और पाथ कौन सा है, यहाँ पे मैं ए से पहले पूरा विडा जाऊंगा, पूरा विडा से मैं काप डीम जा सकता हूँ, बी को पहुंच के, बी को यूज करके, फिर उसको यूज करके मैं ए तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। उसको यूज करके मैं क्या पहुंच सकता हूँ गाइस, ए तक पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक मेरे पास पाथ आ गया। तो ये मेरे पास देखो 3-4 पाथ है। अब सोचने वाली बात ये है गाइस कि यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट पाथ कौन सा होगा, किस दूसरे उससे क्लोजेस्ट पाथ कौन सा होगा, सबसे लीस्ट क्लोजेस्ट कौन सा पाथ होगा। तो इफ यू सी प्रॉपर्ली, यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा डायग्राम है। तो मेरे को अब गाइस कहाँ से पहुंचना है, मेरे को पहुंचना है, मेरे को जीएम से, ओके, यहाँ पे पीवी से दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे गाइस ये पीवी नहीं जीएम आएगा, ये हर जगह गलत दे रखा है, पूरी बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या। यहाँ पे देखो जीएम, मेरे को जीएम से गाइस यहाँ पे राउटिंग करनी है, जीएम से मेरे को राउटिंग करनी है कहाँ पे, डब्ल्यूएच तक। तो पहला पाथ देखो क्या है, पहला जो सबसे सस्ता पाथ यहाँ पे दिखा रहा है कॉस्ट 1 बी राउट से, तो यहाँ पे देखो बी राउट से मैं आऊंगा, सबसे सस्ता पाथ है यहाँ पे, बराबर है। सेकंड नंबर पे सेकंड सस्ता पाथ यहाँ पे देखो डबल ए दिखा रहा है यूजिंग पीवी, तो यहाँ से देखो ए के पास गया और यहाँ से ए के थ्रू वापस पीवी के थ्रू मैं
WH के पास आ गया। देन थर्ड मोस्ट एफिशिएंट वे क्या बता रहा है, ABA 3 कॉस्ट लगेगा, थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ से मैं देखो GM से PV गया, PM से PV से CD गया एंड CD से WH आया। तो पाथ कैसा बना गाइस, ABA। यहाँ से देखो क्या बना, ABA। 3 हॉप्स करने पड़ रहे हैं मुझे, यानी कि देखो पहले एक हॉप, दूसरा हॉप, फिर यहाँ से तीसरा हॉप, इसलिए यहाँ पे इसका कॉस्ट 3 है। ऐसे ही और भी पाथ हो जाएंगे, देखो BAB यहाँ पे हो जाएगा, तो B, उसके बाद देखो A में वापस कैसे जाऊँ, यहाँ पे देखो A का वापस जाने का वही नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पे ऊपर होगा, B से मैं गया, ओके ओके ऐसा बता रहा है, ओहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा बता रहा है गाइस ये BAB। तो यहाँ पे 4 कॉस्ट पड़ रहा है मुझे WH पहुंचने के लिए, जबकि मैं एक में ही पहुंच सकता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे अब प्रैक्टिकली गाइस समझने की जरूरत क्या है यहाँ पे, कि देखो मेरे पास एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग पाथ हैं, प्लस उनके साथ एफिशिएंसी वाली भी पाथ आ गई है कि भाई कितना टाइम लग रहा है, कितना मेरे को रिसोर्सेज लग रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है गाइस, कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ समवन इफ फॉर सम रीजन, यहाँ पे देखो अब सबसे बेसिक रास्ता देखो बी के थ्रू ही जाऊंगा मैं। अब मैं अगर तुमको बोलूँ किसी कारण की वजह से रूट 1 ब्लॉक हो गया, ठीक है, उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो सेकंड पाथ क्या होगा, सेकंड पाथ होगा हमारा ए वाला PV के थ्रू, बराबर है, क्योंकि उसका देखो कॉस्ट भी कम है और रूट भी 2 है। तो इसका गाइज ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ रहा है कि भाई कम टाइम लग रहा है, कम पैसा लग रहा है, तो उसी रूट से जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट दूसरा रूट क्यों प्रेफर करूं, अनलेस एंड अनटिल गाइस तुम आउटिंग के लिए जा रहे हो, तुम चाहते हो कि भाई घूमते घूमते पहुंचे, वो वाला सीन मत करना। यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो क्या है कि हमें यहाँ से पता चल गया भाई एफिशिएंटली हम किस तरीके से अपना रूट पता कर सकते हैं। अब ये तो क्या है गाइस, ये ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया, ह्यूमन डिसीजंस हो गया। राउटर इतना स्मार्ट थोड़ा ही है, राउटर इतना स्मार्ट थोड़ा ही है कि अपने डिसीजंस इतने अच्छे ले सके। तो ये पावर हमको देनी पड़ेगी उसको, ये पावर गाइस क्या है, हमको उसको देनी पड़ेगी कि किस तरीके से वो राउटिंग डिसीजंस ले, किस तरीके से राउटिंग डिसीजंस ले। यहाँ तक समझ में आया है क्या, यहाँ तक समझ में आ गया या वापस एक्सप्लेन करूं? तनिष समझ में आया या नहीं आया? ओके आ गया तनिष को। अब इसके बाद देखो क्या है, अब यहाँ पे गाइस देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, R1 R2 गाइस, यहाँ पे राउटर 1 राउटर 2 है, R1 राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है, राउटर 4, राउटर 5, राउटर 5, राउटर 6। तो कनेक्शन आप देख सकते हो, राउटर 1 देखो किस किस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राउटर 2 से, राउटर 3 से, राउटर 5 से, राउटर 6 से। राउटर 7 देखो सिर्फ 2 राउटर से कनेक्टेड है, राउटर 6 एंड राउटर 4। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे राउटर 7 के पास पहुंचना है, तो राउटर 1 को अगर मुझे राउटर 7 तक पहुंचाना है, तो देखो कितने रास्ते हैं, एक मैं राउटर 6 के थ्रू पहुंचा सकता हूँ, राउटर 3 राउटर 4 वाले पाथ से पहुंचा सकता हूँ, राउटर 2 राउटर 3 राउटर 4 वाले पाथ से पहुंचा सकता हूँ। तो मल्टीपल वेज है यहाँ पे पहुंचाने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हमको कहाँ से कहाँ लेके जाता है, लेट्स सी। यहाँ देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि राउटर 2 से पहुंचना कहाँ पे है गाइस, राउटर 2 का राउटिंग टेबल यहाँ पे ये देखो, राउटर 2 का ये राउटिंग टेबल मैंने बनाया कि राउटर 2 से मेरे को राउटिंग 1 पे जाना है, तो देखो कॉस्ट कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। और गाइस यहाँ पे एक स्पेशल फीचर स्टोर करके रखता है, नेक्स्ट हॉप। यहाँ पे नेक्स्ट हॉप का मतलब होता है कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बिना सोचे समझे मैं नेक्स्ट राउटर को भेज दूंगा ये चीज, कि मुझे गारंटी है ये राउटर मुझे पहुंचा ही देगा। तो गाइस डायग्राम देखते रहो, राउटर 2 का राउटिंग टेबल है, तो स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज देखते हैं। देखो राउटर 1 को पहुंचने के लिए एक जंप लगेगा और सामने वाला ये राउटर 1, राउटर 3 तक पहुंचने के लिए राउटर 2 को एक जंप लगेगी, कॉस्ट 1 लगेगा, और राउटर 3 ही उसका नेक्स्ट हॉप है। राउटर 4 तक पहुंचने के लिए राउटर 2 को देखो 2 जंप लगेगी, और उसको 2 जंप लगेगी, किसको यूज करके जाएगा, R3 को यूज करके जाएगा। तो पहली 3 वैल्यूज के लिए देखो डायग्राम देखो, R2 है, R1 पहुंचने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन,
R3 है, R3 पहुंचने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन। R4 पहुंचने के लिए देखो यहाँ पे 2 जंप करनी पड़ेगी, R3 उसके बीच में आ रहा है, तो R4 जब पहुंचना है तो कॉस्ट 2 है, नेक्स्ट हॉप क्या है उसका 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R4 पहुंचने के लिए जो सबसे पहला हॉप जो उसको लेना है वो R3 को यूज करके लेना है। नेक्स्ट वैल्यू देखो R5 पहुंचना है तो 2 कॉस्ट लगेगा, R1 को भेजूंगा तो R5 तक पहुंचा देगा। R6 तक पहुंचना है तो 2 कॉस्ट लगेगा, R1 को भेजूंगा तो R6 तक पहुंचा देगा। नाउ R2 से R7 पहुंचना है, 3 हॉप लगेगा R1 के थ्रू। देख लो R2 से R5 पहुंचना है, R1 के थ्रू पहुंचेगा, R5 के पास 2 हॉप लगेगा। R6 तक पहुंचना है, अगेन R1 के थ्रू पहुंचेगा, इसीलिए R5 और R6 के अंदर नेक्स्ट हॉप मेरा क्या है R1 है। R7 के पास पहुंचना है, देखो अब क्या बोल रहा है, R1 को भेजूंगा, R2 को भेजूंगा, सॉरी R1 से R6 और R7, 3 हॉप लगे मुझे यहाँ पे। सेम देखो R2 को R3, R4 और R7, यहाँ पे भी उतना ही यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है गाइस, लेकिन वो प्रेफरेबल है, ठीक है, प्रेफरेबल है। स्पीड एक मैट्रिक्स होता है जिसके थ्रू ये मेजर करता है कि भाई वहां से स्पीडली जा सकता है या नहीं जा सकता है। हमारे एग्जांपल में हमने देख लिया है कि R1 नेक्स्ट हॉप है, यानी कि R6 वाले पाथ से जाएगा अगर R2 को R7 के पास पहुंचना है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, राउटिंग टेबल समझ में आ गया ना। आई होप राउटिंग टेबल इज क्लियर फॉर यू गाइस। राउटिंग टेबल बराबर समझ में आया है कि नहीं आया है? नेक्स्ट हॉप वाला पार्ट समझ में आ गया है ना, नेक्स्ट हॉप वाला। बस नेक्स्ट हॉप मतलब कि उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए जो मैंने पाथ सेलेक्ट किया है उस पाथ के लिए नेक्स्ट हॉप, मतलब पहला हॉप मैं क्या लूंगा, मतलब पहला राउटर मेरे सामने कौन होगा जिसको मैं पकड़ूंगा उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। अब देखो, अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, नाउ अब यहाँ पे एक कंडीशन डाल देगा, देखो ये, नाउ इफ यू रिक्वेस्ट R2 टू सेंड डेटा टू R4, तो ये क्या करेगा गाइस, R4 के पास पहुंचने के लिए R3 के पास पैकेट भेज देगा और उसको R3 को बोलेगा भाई R4 के पास पहुंचा दे, डेस्टिनेशन लिख के दे देगा, भाई R3 प्लीज तू बीच में पड़ रहा है तो तू पहुंचा दे उसको। तो R3 क्या करेगा, इस पैकेट को रिसीव करेगा, चेक करेगा कि वो उसके लिए तो नहीं है, वो देखेगा भाई उसके लिए है ही नहीं, R4 के लिए, तो वो देखेगा अपना राउटिंग टेबल R3 देखेगा कि भाई R4 तो मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे नेक्स्ट हॉप में ही है, तो R4 को वो पैकेट पहुंचा देगा, डेस्टिनेशन को पहुंचा देगा। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या आई, अब क्या बोल रहा है कि हाउ राउटर्स अपडेट्स इट्स राउट्स इन केस ऑफ प्रॉब्लम लाइक लिंक ब्रोकन और इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक। अब बोलोगे कि यार सर अगर अब यहाँ पे कोई लिंक अगर टूट जाता है या फिर हमारा जो नेटवर्क है वो स्लो हो गया है, हमारा नेटवर्क जो है वो स्लो हो गया है, तो पता कैसे चलेगा और रूट जो है वो अपडेट कैसे होते हैं। अब इसके प्रोसेसेस देख लो, देखो कैसा होता है। सबसे पहले देखो प्रोसेसेस क्या है, एवरी राउटर मेंटेन्स इट्स ओन राउटिंग टेबल, ठीक है, स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ द बेस्ट राउटिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट टू ऑल अदर नेटवर्क्स। इसका मतलब देखो सबसे पहला तो यही है दैट एवरी राउटर हमेशा अपना राउटिंग टेबल रखता है जिसके अंदर वो बेस्ट पाथ, बेस्ट एफिशिएंट पाथ स्टोर करके रखता है। सेकंड में बोल रहा है एवरी राउटर कीप सेंडिंग इट्स अपडेटेड राउटिंग टेबल्स। तो गाइस राउटर क्या करते हैं, अपने आप के अंदर हर एक दूसरे को अपने अपडेटेड राउट्स भेजते रहते हैं, है ना। तो अपने अपडेटेड राउट्स वो क्या करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है गाइस, इन केस अगर उनके जैसे लिंक के अंदर जो उनके सबसे क्लोज कम्युनिकेशन के अंदर कोई लिंक ब्रेक होता है तो वो क्या है अपने राउटिंग टेबल के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राउटिंग टेबल के अंदर अपडेट कर देते हैं कि भाई अब पहले मैं इस राउटर से कनेक्टेड था लेकिन अब मैं इस राउटर से कनेक्टेड नहीं हूँ। फिर जब ये टेबल सबको फॉरवर्ड करता है तो सबके पास जब जाता है तो सबको आइडिया मिल जाता है कि अगर मैं उस राउटर के थ्रू भेजना चाहता था अपना डेटा, अब उस राउटर का कनेक्शन जो डेस्टिनेशन एड्रेस से टूट गया है तो दूसरा तरीका कौन सा ढूंढ के लाऊं। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, हर राउटर दूसरे राउटर से अपना राउटिंग टेबल कंटिन्यूस पीरियोडिक बेसिस पे क्या करता है, शेयर करते रहता है इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। उसके बाद देखो क्या है, बेस्ड ऑन रिसीव्ड अपडेट्स, राउटर क्या करते हैं, जिनको अपडेट्स मिले हैं वो अपने राउटिंग टेबल्स अपडेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने दूसरे अगर इन केस अगर उनके बेस्ट पाथ के अंदर वो टेबल आ रहा था तो वो क्या करते हैं, दूसरे पाथ ढूंढना चालू कर देते हैं। ठीक है,
ये तीनों लाइन एक बार पढ़ लो गाइस, सो दैट यहाँ पे क्या है कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। प्लीज जस्ट रीड दिस लाइंस, ये क्वेश्चन आप रीड कर लो। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इन केस ये क्वेश्चन आ सकता है गाइस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। प्लीज गो थ्रू द थ्री इंस्ट्रक्शंस, स्टार्टिंग के 3 इंस्ट्रक्शंस के थ्रू गो थ्रू करो प्लीज। नाउ अब गाइस देखो आप यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे कि राउटिंग काम कैसे कर रही है, ठीक है, हाउ द राउटिंग इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे देखो सबसे व्हेन टाइम इज t0, तो देखो हमारे पास फर्स्ट स्पैन है जहाँ पे कि टाइम t0 जब था तब क्या कंडीशन थी, क्या टेबल्स थे हमारे पास। R6 के पास देखो टेबल ये था, R1 के पास टेबल ये था, R3 के पास टेबल ये था, यानी कि R6 देखो सब प्रॉपरली कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट। सब प्रॉपरली कनेक्टेड है एक दूसरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं आया है। अब देखो क्या बोलता है, अब बोलता है एट पॉइंट T1। तो अब T1 पे देखो क्या हो रहा है, T1 पे बोलता है कि R6 का लिंक जो है R7 से ब्रेक हो गया है। T1 पे क्या बोल रहा है, R6 डिटेक्ट करता है कि उसका लिंक R7 से ब्रेक हो गया है। तो सबसे पहले गाइस क्या करेगा, R6 अपने टेबल के अंदर अपडेट करेगा कि भाई R7 के साथ लिंक ब्रेक हो गया है, और अपडेट करता है तो देखो कैसे करता है। ये क्या करेगा गाइस कि उसका जो पहुंचने का कॉस्ट जो पहले इसको 1 लग रहा था ना, R6 को R7 तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट लग रहा था 1, अब गाइस उसने उसको क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया है। वो क्या करेगा, इनफाइनाइट कर देगा उसको। क्यों, क्योंकि अभी तक वो पहुंच ही नहीं सकता है, राइट। तो उसने कॉस्ट को क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, अपडेट कर दिया। अब ये क्या करेगा गाइस, अब इसने अपना अपडेट किया है, अब ये अपडेट कहाँ सेंड करेगा, सारे अपने से जो जुड़े हुए हैं। अब R6 जुड़ा हुआ है R1 से, तो जब ये R1 को गाइस सेंड करता है अपना अपडेट, तो अब ये क्या करेगा, R7 का जो इसके पास था, जहां पे वो R6 को यूज करके जा रहा था, यहाँ पे देखो प्रीवियस वाले के अंदर R6 था, यहाँ पे R7 वाला अब इनफाइनाइट हो गया, यहाँ से हट गया ये, ठीक है। R7 अब इनफाइनाइट आ गया। अब R1 के पास जो टेबल था गाइस, R7 को पहुंचने के लिए वो देखो कहाँ तक 2 हॉप यूज कर रहा था R6 को पहुंच के। अब इसका वो क्या करेगा गाइस, इनफाइनाइट कर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, अगेन देखो यहाँ पे इनफाइनाइट कर दिया। और अब ये क्या करेगा, अब इसके पास गाइस अपडेट आएगा, किसके थ्रू, इसके पास गाइस अपडेट आएगा R3 के थ्रू। यहाँ पे देखो ये रहा हमारा डायग्राम, R6 का लिंक देखो ये वाला ब्रेक हुआ, R1 को पहले R6 के थ्रू R7 तक पहुंच जा रहा था। अब इसको गाइस अपडेट आएगा R3 के थ्रू कि भाई तुम तो बोल रहे हो कि R7 तक पहुंचने के लिए तुमको कॉस्ट लग रहा है इनफाइनाइट, लेकिन मुझे तो 3 कॉस्ट लग रहा है, मुझे कॉस्ट लग रहा है 3। तो तुम मेरे थ्रू क्यों नहीं चले जाते हैं, तुम मेरे थ्रू क्यों नहीं चले जाते। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है, R1 receives periodic update from R3 that says R3 can reach R7 in the cost of 2 hops, ठीक है। Thus based on R1's update its routing table and sets cost of reaching R7 via R3 as 3। एंड इसके अंदर देखो पहले वाला जो 2 कॉस्ट था गाइस, वो देखो नेक्स्ट हॉप किसका था, R6 का था। क्यों, क्योंकि R7 तक पहुंचने के लिए, देखो R7 तक पहुंचने के लिए वो नेक्स्ट हॉप यूज कर रहा था R6। तो देखो इसने पहले कॉस्ट किया इनफाइनाइट, अब जब वो R3 के थ्रू जा रहा है, हेलो गाइस आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो गाइज यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है गाइज, देखो R6 के थ्रू रीच कर रहा है अभी ये। अब सॉरी R3 के थ्रू जब ये जाएगा तो देखो कॉस्ट इसने क्या किया है, ऑटोमेटिकली 3 बढ़ा दिया है। रीजन, क्योंकि R3 से इसको गाइज रेगुलर अपडेट मिल रहा है कि R3 गाइज क्या कर रहा है, इसको 1 हॉप के अंदर मिल रहा है। R3 ने इसको बोला कि भाई मैं R7 को 2 हॉप में पहुंच सकता हूँ। R1 देखो इसको R3 को 1 हॉप में पहुंचता है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 3। ध्यान देना वापस, R7 के पास R3 जो है, R7 के पास R3 जो है वो 2 हॉप में पहुंच रहा है, ठीक है। और R1 जो है हमारा, जो मेरा R1 है, वो R3 को 1 हॉप में पहुंच रहा है। तो दैट मीन्स कि R1 को R7 तक पहुंचने के लिए कितने हॉप्स लग गए,
टोटल 3 हॉप्स लग गए। कितने हॉप्स लग गए? टोटल 3 हॉप्स लग गए यहाँ पे उसको। ठीक है, सो गाइज यही चीज है। तो अब यहाँ पे देखो इसने राउटिंग टेबल अपना अपडेट कर लिया। सिमिलरली देखो अब ये क्या करेगा, R6 को भी देखो ये भेज देगा। R6 को ये भेजेगा कि भाई तू जब R7 के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तेरे को इनफाइनाइट लग रहा है, तो एक काम कर, तू R7 को मेरे थ्रू पहुंच जा। मैं R7 को 3 हॉप्स के अंदर पहुंच पा रहा हूँ, तू R7 को 4 हॉप्स में पहुंच सकता है, तो पहुंच जा। समझ में आया? यहाँ पे देखो पूरा का पूरा यहाँ पे ये राउटिंग प्रोसेस है, कैसे राउटर्स एक दूसरे से टेबल शेयर करते हैं, कैसे गाइज यहाँ पे एक दूसरे को ये टेबल शेयर करते हैं और अपडेट करते हैं, रूट्स पता करते हैं। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना लेक्चर? यस यस। ओके सर। एक बार रीड कर लो, देखो ये एक बार ये वाला तो तुमने रीड कर ही चुका है, ठीक है, ये तीनों रीड कर चुका है। ये हॉप्स वाला है, ठीक है। ये देखो ये लाइन तो मैं खुद ही पढ़ देता हूँ। देखो T0 पे 3 राउटर्स के राउटिंग टेबल है तुम्हारे पास। यहाँ से एक बार पढ़ना चालू करो, सो दैट क्या है, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर इन केस अगर कोई डाउट है तो। यहाँ से ये पढ़ना चालू करो।